सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो होने वाली है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्पेसिफिक, बिकॉज इस वीडियो जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस मेंस पर करा था। यस, प्रीलिम्स के बारे में बताया था, बट प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली बताना जरूरी है। और इस वीडियो में मैं मॉक भी आपको दे के दिखाऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे मॉक को देखना है। तो जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है। एंड जो रिपीटर्स है वो लोग भी जान जाएंगे कि क्या वो गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, सो यस। एंड जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को चेकआउट कर लें। सब कुछ बता रखा है वीडियो में। जिसने ये वीडियो नहीं देखी जाके जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पहले ये फैक्ट देखो, मतलब कुछ फैक्ट बता देता हूँ भाई। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ है। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, डीमोटिवेट कर रहा हूँ। भाई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज टफ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। बिकॉज एक फैक्ट बताता हूँ कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 6000 लोग, अगर 600 वैकेंसी आती है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। एंड आईबीपीएस पीओ में 6000 लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं। मगर अगर नहीं, मतलब अगर आप 6000 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स निकाल रहे हो तो आप इनडायरेक्टली आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन ले रहे हो। समझ रहे हो किस लेवल का कंपटीशन है। एग्जाम टफ नहीं आएगा, अगर आप सही स्ट्रेटजी से करोगे तो हो जाएगा, ये बात नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने डीमोटिवेट कर दिया। डीमोटिवेट, चलो एक मोटिवेशन भी दे देता हूँ भाई। एक पॉइंट समझो तुम। तो 2025 में 50,000 प्लस खाली बैंकिंग की वैकेंसी आई थी, सिर्फ इन 6 एग्जाम्स को मिला करके। ठीक है, तो यार मतलब, और रिपीटर्स बैंकिंग में बहुत कम। रिपीटर्स मतलब जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए। तो यार क्योंकि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है उसको बैंक की रियलिटी पता चल जाती है, तो वो बाद में तैयारी ही नहीं करता है। तो बहुत कम कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन इसलिए कम है बिकॉज वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है कि कह रहा हूँ कि एसबीआई पीओ सबकी लग जाएगी, बट एक जॉब आपको जरूर मिलेगी जो भी कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेगा राइट डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब तो डिमोटिवेट नहीं होना। और गेम चेंजर रहेगा इंग्लिश एंड रीजनिंग सेफ जोन। 90 प्लस परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, और अगर आपको बिल्कुल ही गुड जोन में जाना है तो 95 प्लस परसेंटाइल अगर आप ले आते हो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में कंसिस्टेंटली, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एंड यस, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यार आप एक काम करो। ऐसा नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक काम करो, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ की डेट्स को छोड़कर उसके बाद आरआरबी पीओ की जो डेट है उस डेट को अपना टारगेट मानकर अपना सिलेबस एंड तैयारी शुरू करो। और बट अटेम्प्ट करना तुम आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ भी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट नहीं करा, तैयारी नहीं करा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट तो हो गया। एंड यस, क्योंकि मई स्टार्ट हो रहा है तो भाई सबको करंट अफेयर स्टार्ट कर देना है। एंड करंट अफेयर के लिए मैंने बेस्ट सोर्स पहले ही बता रखा है, स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ से आपको करना है। आप लोग पूछते हो कि कौन सा पीडीएफ लेना, तो ये प्रो है या बेसिक, तो बेसिक वाला लेना है आपको। 12 मंथ्स का आप ले सकते हो, ठीक है। और या एक बेस्ट सोर्स है आपका, मतलब इससे अगर आप पढ़ोगे तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि आप कभी भी जीए के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। बाकी इन डिटेल मैंने जीए वीडियो में बता रखा है कि कैसे कवर करना है, ठीक है। तो वो मतलब सिर्फ इससे नहीं, एक और चीज़ करनी है तो उस वीडियो में बता रखा है। एंड यस, आप लोग पूछे थे कौन सा टेस्ट सीरीज लेनी है, तो भैया आप लोग जो भी अफोर्ड नहीं ज़्यादा कर सकता तो ये टॉपिक टेस्ट जरूर ले लेना। ये आपके लिए मतलब रामबाण है। इसमें इस तरह से टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आपको, और ये सारे सॉल्व करने के बाद एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा आपका कि आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ऐसे रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, सबका टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा। ओके, सो स्मार्ट कीड़ा डाउनलोड करके रख लो, और आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। इंग्लिश, हाँ, तो मैंने अभी बोल दिया ना आप लोगों की मैं मॉक देकर भी दिखाऊंगा अभी। मतलब अगर मतलब मॉक में कैसे करना है, आई थिंक मैं भूल गया कि मैंने बोला कि नहीं बोला, ठीक है। क्योंकि एडिटिंग भाई नहीं हो पाएगी एक बार, जो एक ही बार में रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए आपको लगता होगा बहुत बार मैं अटकता भी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बिकॉज जो आया एक ही बार में आया भाई। अब मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा। तो पहले इंग्लिश का समझ लो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50%, मतलब आधी से ज़्यादा एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो 40th क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। मतलब वो कोई 30 क्वेश्चन तक पहुंच पाएगा, कोई 32, कोई 35, मतलब इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भाई अगर आपने इस चीज को समझ लिया और मॉक में अप्लाई कर लिया, मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको मॉक में भी अप्लाई करनी। मॉक में अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा जो मैं चीज बता रहा हूँ। तो यार इंग्लिश में जो भी इस चीज को पहले से समझ गया और वो 40 क्वेश्चन तक पहुंच गया, वो ऑलरेडी लीड में आ जाएगा। उसका सिलेक्शन मतलब ऑलरेडी एज आ जाएगा उसके पास, ठीक है ना, जिसने ये पॉइंट भी समझ लिया। ठीक है, अब ये कैसे कंप्लीट होगा, मतलब कैसे भाई कोई नहीं पहुंच पा रहा है, आप कैसे पहुंचोगे। तो यार आपको स्पीड को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको ज़्यादा थिंकिंग में टाइम, मतलब एक्यूरेसी के चक्कर में
मार्क एक ही क्वेश्चन मतलब समझ गए कि हाँ यही आंसर, मगर फिर भी लाओ, एक क्रॉस चेकिंग के चक्कर में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब थोड़ा गलत हो जाए तो क्वेश्चन ठीक है, बट आपको 40 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है। अगर ये स्ट्रेटजी लगाओगे तो आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी भी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं एक्यूरेसी नहीं आएगी। पेन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पेन ऑटोमेटिकली सही आंसर ही टिक करेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, मगर आपको स्पीड को प्रायोरिटाइज करना है। फिर भी आप लास्ट तक क्वेश्चन तक नहीं पहुंचोगे, इसके लिए आपको ये जरूर करना पड़ेगा, ये दिस इज रामबाण। आपको खुद से क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़े, समझ रहे हो ना, अभी मैं कैसे करके दिखाऊंगा मॉक में। फिर आरसी और पीजे भाई अपना प्रैक्टिस, मतलब यूट्यूब से सीखो, मतलब निमिषा मैम से, वरुण चित्रा, जिससे भी आपको समझ में आता है उससे सीखो यार। मतलब आरसी पीजे पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, पीजे पर तो स्पेशली, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा पीजे बनाने का, तो आप कर नहीं पाओगे। और एक पॉइंट बता रहा हूँ, फर्स्ट 7 मिनट, मतलब उल्टा टाइमर चलता है ना, 20 19 ऐसे करके चलता है, तो 7 मिनट, जब 13वां मिनट बचे तो 13वें मिनट के बाद आप पीजे पर आ जाना, बिकॉज पीजे इजी आता है उसमें। अगर पीजे टफ आया है तो पीजे पर बाद में, और पहले लाइक मैं इजी ही आएगा, मतलब पीजे इतना टफ नहीं आता, जैसे मॉक में कभी बार बहुत ज़्यादा टफ दे देते हैं। तो अभी मैं मॉक भी देख के दिखाऊंगा। तो आपको 13th मिनट पर आपको आ जाना है पीजे पर। अब आप 5 मिनट, आप मान के चलो 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको, 4 मिनट में, 3 मिनट में हो जाएगा आराम से। फिर भी मैं 5 मिनट मान के चल रहा हूँ कि आप 8th मिनट पर वापस इस पर आरसी पर आ जाओगे। अब फिर भी 8 मिनट आपको दूंगा, जब आप 8th मिनट पर आरसी अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो आप माइंड में ये रखना कि हमको 8 मिनट पूरे हैं मेरे पास आरसी के लिए। तो आप आराम से, मतलब पैनिक नहीं करोगे, पैनिक नहीं करोगे तो आप उस आरसी को 5 मिनट में ही कर ले जाओगे। अगर आप पैनिक कर गए तो मतलब क्या होता है, जैसे आप लास्ट 5 मिनट में आरसी शुरू कर रहे हो, तो क्या होगा कि यार मेरा आरसी भी छूट रहा है, मेरा पेपर खराब हो रहा है, मेरा ये वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। आपके मन में इतना क्लियर प्लान होना चाहिए, और वो क्लियर प्लान आप इतनी बार मॉक्स में अप्लाई कर चुके होने चाहिए ना, कि आपको कभी ये चीज़ दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। मतलब पैनिक की सिचुएशन कभी नहीं आएगी जब आप मॉक में सेम स्ट्रेटजी लगाओगे, और सेम स्ट्रेटजी आप एग्जाम में लगाओगे। देखो भाई, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ तुमको, बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है, समझना। इफ यू कैन क्वालिफाई इन मॉक्स, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई इन रियल एग्जाम। सीधी सी बात है, अगर तुम मॉक में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो तुम रियल एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे ऑब्वियसली। तो यार मॉक इज रियल एग्जाम, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर तुम मॉक में पैनिक कंट्रोल करना सीख गए तो रियल एग्जाम में भी करना सीख जाओगे। ओके, तो 8वें मिनट पर आपको आरसी पर आ जाना है आराम से। 8 मिनट मतलब 5 मिनट में हो गए, तो बच्चे 3 मिनट में जो मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ आए हो उनको कर लेना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं मैथ्स पर। तो यार मैथ्स पर एसबीआई पीओ से बताने से पहले एक पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैथ भैया। तो यार देखो, तुम मतलब पूछ रहे हैं ओवरऑल अर्थमेटिक छोड़ दें, क्या छोड़ दें, तो भाई तुम ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो। एंड ये चैप्टर्स जिसकी वीक है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो कर चुका है उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर्स तुम स्किप मत करो, बाकी सारे चैप्टर्स उनको क्या करो, बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पर करो। ऑल्दो मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में रिप्लाई किया, तो आई थॉट आई शुड कवर इन वीडियो ऑल्सो। वो सही है, बाकी सारे चैप्टर्स को बेसिक लेवल क्या होता है कि आप क्लरिकल प्री लेवल के क्वेश्चंस आप अर्थमेटिक के कर पा रहे हो, बस इस लेवल तक का कर लो, आपको इससे आगे नहीं करने की जरूरत है। आपके ये चैप्टर्स ही काम आएंगे। अब जैसे एसबीआई पीओ में तो इसका भी एक्चुअली में काम नहीं है, बट इस लेवल का आप कर लोगे तो बाकी अदर एग्जाम में आपका काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीआई इज नथिंग एल्स, जस्ट योर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज रेशियो। ओके, तो डीआई के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, बस प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए हर्षल सर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारा उनका कंटेंट पड़ा हुआ है और अच्छा कंटेंट है उसका। ठीक है, अब आते हैं एसबीआई पीओ की बात। तो यार आपको करना है डीआई, सीधी सी बात बता रहा हूँ भाई। अर्थमेटिक को क्या करो, देखते ही छोड़ दो, मतलब कोशिश भी ना करो, क्वेश्चन पढ़ने की भी ट्राई ना करो। क्यों? अगर आप ट्राई करोगे तो आपका मन, मतलब देखो, आपको आता तो सब है, मुझे भी सब आता है, आपको मतलब जो अच्छे बच्चे देख रहे हैं उनको आता सब कुछ है। अब वो आता सब कुछ है तो आपका मन करेगा कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, करना चाहिए बोटनी स्ट्रीम का, बट आप ये करोगे तो ये आपकी छूट जाएगी। तो कुल मिला के स्टार्टिंग में, मतलब जब तक आपके पास कोई अदर ऑप्शन ना बचे, तब आप अर्थमेटिक को करोगे। जब जब ऑप्शन है आप दूसरे ऑप्शन पर ही जाओगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको मैथ में, ठीक है। और एक पॉइंट दे रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एसबीआई पीओ में ये इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ सेक्शन में, सिर्फ मैथ के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश रीजनिंग के लिए नहीं, मैथ सेक्शन में फर्स्ट मिनट में आप सारे क्वेश्चन देख लो जाके, मतलब अभी करके भी दिखाऊंगा। ये काम अगर आप करोगे ना, क्योंकि बिकॉज चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम मॉक में करके देखना, आप लोग बहुत फायदा मिलेगा। चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चॉइस ऑफ क्वेश्चन तब आएगी जब आप सारे क्वेश्चन देख लोगे। जब अभी आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा तो आप कैसे चॉइस करोगे? और इस जब आप ये कर लेते हो ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर खराब होने का चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में क्या इजी आए, क्या कठिन आए, क्या क्या खराब। ये स्पेशली मेंस के लिए टेक्निक होती है, बट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स ही मेंस लेवल का आता है, तो इसलिए उसमें भी ये टेक्निक अपनाई जाती है। और उसमें आप देख लोगे खाओ में कितनी डीआई है, अगर कोई स्पीड मैथ का पोर्शन आया है कि नहीं आया। बहुत लोग होते हैं भाई
30 क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाता, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, बिकॉज उनको सारे क्वेश्चन आते होते हैं, लाइन से करते जाते हैं, एंड वो लास्ट में पता चला कि 5 सिंप्लीफिकेशन आए थे, वो छूट गए उनके, तो सिंपली मतलब क्वाड्रेटिक आया था, ऐसा करके कुछ आया था, ठीक है। तो ये भी देख लो कि इज देयर एनी स्पीड मैथ पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ है क्या? हाँ, रीजनिंग। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। भाई रीजनिंग इज अ गेम चेंजर, और इसका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही से बचा, मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पजल से स्टार्ट मत करना, सिंगल क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना, लास्ट के लिए बचा के रखना, और अपने माइंड को बताना कि आपको 25 क्वेश्चन करने, मतलब स्टार्टिंग में जिनका अभी नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जिनके 25 आ रहे हैं वो 30 टारगेट करो भाई, 30 टारगेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे 30। इस लेवल की आती है, जो लोग रिपीटर्स हैं 30 कर सकते हैं। और अभी आप मतलब टारगेट करो कि 25 आपको लाने, तो आपका मन मतलब आपके 20 आने लगेंगे धीरे धीरे, फिर 25 आने लगेंगे, फिर आप 30। अभी देखो 3 महीने हैं, 3 महीने में कोई भी सिलेक्शन ले सकता है आज की स्टेज से जिसका सिलेबस कंप्लीट है, तो भाई मतलब कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। और एक पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई ब्लड रिलेशन जिंदगी में छूना मत, बैंक कोई भी बैंक एग्जाम हो, स्टार्टिंग के 10 मिनट से पहले, मतलब 10 मिनट जब तक बीत ना जाए तब तक ब्लड रिलेशन को छूना मत, मतलब क्योंकि भाई गलत रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, और कभी कभार मिसिंग आता है तो बहुत कठिन हो जाता है, मतलब फंस जाता है और पूरा पेपर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एंड अब आपको मॉक दे के दिखाता हूँ, इसके बाद कुछ है देख लेता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, मॉक पे चलते हैं, ठीक है। सो वेयर इज मॉक? हेयर। भाई क्या है क्या है क्या है? ओके, सो दिस इज मॉक। अब मैं जैसे ही इंग्लिश खुला तो इंग्लिश में मैंने देखा कि ये पैसेज आया है, अब मैं सीधा सीधा 9वें नंबर क्वेश्चन पर जाऊंगा, फिर मैंने पैसेज अभी भी ये 10वें नंबर पे जाऊंगा, अभी पैसेज है 11वें पे चला जाऊंगा। अब मैंने देखा कि इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकली, अभी पूछ रहा है सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत कठिन होता है, मतलब इसमें तुमको सिर्फ ग्रामर नहीं ढूंढनी है, अब इसमें तुम एरर भी देखोगे तो क्या है, इसमें एरर है क्रेडिबल की जगह क्रेडुलस होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो भाई ये एरर इस तरह, अगर तुमको ये जैसे ये मॉक देने से क्या होता है, ये होता है कि अगर आपका कॉन्टेक्चुअली एरर पूछ रहा है तो आपको सीधे स्किप करना है, सीधे मैं 5 क्वेश्चन स्किप करूंगा, ठीक है। 6 आए हैं, 6 क्वेश्चन स्किप करूंगा जितने भी आए हैं। अब मैंने देखा कि वर्ड रिप्लेसमेंट, अब एक करके सिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं जिनको नहीं पता है। तो यार देखो, ओडीआई बैटिंग हैज एक्सपोनेंशियली इवॉल्व इन द लास्ट सेवरल ईयर्स, टेकिंग एन चॉइस फ्रॉम द इनोवेटिव क्यू। अब फ्रॉम द इनोवेटिव क्यू, ये तो नहीं बन रहा है ना, फ्रॉम द इनोवेटिव, सॉरी, सी डी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो डी इनोवेटिव क्यू तो कुछ भी नहीं है, अब इनोवेटिव चाउस हो सकता है, तो मैं समझ गया कि सी डी आपस में एक्सचेंज होंगे, तो लास्ट खत्म डी सी पर होगा, तो डी सी यहाँ से बन जाएगा। मतलब आपको एक वर्ड ढूंढना है जो सेंटेंस में बिल्कुल सही फिट नहीं बैठ रहा है आपके हिसाब से, यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब हैज़ के बाद एक्सपोनेंशियली इवॉल्व, ये सही लग रहा है बिल्कुल, अब यहाँ पर कुछ मतलब जो आपको गलत लगे वो पकड़ो, और फिर उसके बाद ऑप्शन पर जाओ, वो ऑप्शन में अब देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डी होना चाहिए, टेकिंग क्यू फ्रॉम द इनोवेटिव, है ना। तो डी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखूंगा डी के बाद ए आएगा कि डी के बाद सी, तो डी के बाद सी ज़्यादा सही बन रहा है तो सी के साथ लगा दूँ, मतलब 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे। अब देखो एक पॉइंट है कि आप पूछोगे नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड को चेक, भाई इसके चक्कर में मत पड़ना, मतलब अगर मतलब नो एरर या ये वाला होता है ना, मतलब जो एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव, तो ये चेक मत करना। आप लोग क्रॉस चेकिंग करोगे तो टाइम बीत जाएगा, आपके पास सिर्फ बहुत कम टाइम है, मैं सच बता रहा हूँ, हर एक सेकंड नंबर्स हैं, ठीक है। तो आई होप इसके ये तो समझ में आ गया होगा। तो अभी आता है क्लोज टेस्ट, जो कि छोटा दिख रहा है, ये जरूर करेंगे। अब जिसको इसमें टफ वर्डिंग है बट करेंगे, मतलब वहाँ हो सकता है ऐसा नहीं है, बट ये मॉक है, ठीक, ये एक रैंडम मॉक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ इसमें। अब ये वाले क्वेश्चन भाई इनको देखते ही स्किप करना है, इंसेसेंट, मुझे पता है इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार करना, मगर मैं इन 3 क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो कम से कम 40 सेकंड जाएंगे, उसके बाद भी गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते ही मैं स्किप करूंगा। पेडेंटिक का मतलब भी मुझे पता है, एम्बिवेलेंट का मतलब भी पता है, मगर मैं नहीं करूंगा, इसको देखते ही छोड़ दूंगा। अब आते हैं रीअरेंजमेंट, भाई रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आई होप सबको आता ही होगा भाई, इसमें साफ साफ पता चला दिस के साथ नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंटली नहीं होगा, एवरी विंटर या एस टेम्परेचर, बी या सी से शुरू होगा, बी या सी से शुरू होने वाले 2 ही ऑप्शन है, आगे चल के देख लेंगे, सी सही हो रहा है, आंसर खत्म। आगे ऐसे करके करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो ये भी बताइए, हाँ ये एक्सचेंज, इसमें भी सेम वर्ड रिप्लेसमेंट है ना। सो इसमें क्या है देखो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप द एयर इज स्टिलनेस ऑफ द, अब इसमें मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल सही लग रहा है, तो ए से जो अरेंज हो रहा है वो गलत है बिल्कुल, समझ रहे हो ना। बी ऑप्शन सी ऑप्शन कट गया, बी डी करके देखेंगे, सी डी करके देखेंगे, दोनों करके देखेंगे, जो सही लगेगा आंसर आ जाएगा। मतलब सही ढूंढो या गलत ढूंढो, गलत ढूंढोगे तो और अच्छा है, मतलब कोई भी इसमें से तुम्हारा वर्ड बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है,
उसको वो किससे किससे रिप्लेस हो रहा है वो ऑप्शन से देखो, मतलब तुमको सिर्फ एक ही 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? सो ये देखते ही मैं छोड़ दूँगा, देखते ही मैं छोड़ दूँगा। अब ये फ्री अरेंजमेंट ये भी मैं करूँगा। अब ये आता है पैरा जंबल जो कि मैं करूँगा, बिल्कुल छोटा पैरा जंबल है कि कैसे भी अब देखो एक ट्रिक और बता रहा हूँ, जब पैरा जंबल बना लो ना, अगर आपको डाउट है, तो आप जो बना है वो उसको एक लाइन से पढ़ के देखो, वो अगर सही लग रहा है तो भाई 100% सही ही होगा तुम्हारा। मतलब बनाने के बाद जिस सीरीज़ में आपने बनाया, उस सीरीज़ में एक बार उस फ्लो पढ़ के देखो कि फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके? तो आई होप यहाँ तक आपको 40 क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अभी मैथ पर चलते हैं। तो यार मैथ में मैंने देखा कि एक अब मैं देखो आपको करके दिखाऊँगा, आप टाइमर ऑन कर लो, ठीक है? मैं करके दिखाऊँगा कि कैसे 300 क्वेश्चन एक साथ देखने हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। पहले एक डीआई दिख रही है जिसमें 2 लोगों का फिक्शन बुक, स्टोरी बुक 2 लोगों का डाटा दिया है, जिसमें नीचे फिक्शन बुक का डाटा दिया, मतलब 2 और 1 मतलब सीधा-सीधा बहुत आसान डीआई है, ठीक है? ये मैं डेफिनिटली करूँगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर चला जाऊँगा डायरेक्ट, अरिथमेटिक है आगे बढ़ जाऊँगा, अरिथमेटिक आगे बढ़ जाऊँगा, पढ़ूँगा भी नहीं भाई, देखूँगा भी नहीं। अब ये आया मैंने देख लिया रॉन्ग नंबर सीरीज़ 2-3 आई हैं, इनको मार्क फॉर एक स्टार्टिंग वाली को मार्क फॉर रिव्यू कर लूँगा। जिससे मैं डायरेक्ट इस पर आ पाऊँ, ठीक है? ये अरिथमेटिक है छोड़ दूँगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया, अब ये डीआई है जिसमें द नंबर ऑफ हू कैब का अच्छा ऊपर क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोग कैब यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ऑटो यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और दोनों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी मतलब ईज़ी ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर 90 दे दिया है, कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हू यूज़ अदर कैब इज़ 90, ठीक है? तो मतलब ये क्वेश्चन डूएबल है, थोड़ा इसको बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये डीएस आया, थोड़ा-थोड़ा आसान दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू मतलब कोई क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक का बहुत ईज़ी है, जैसे ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ गया, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है, क्योंकि बाद में अरिथमेटिक हमें ढूँढना ना पड़े। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, इसको तुरंत भी कर सकते हैं, मगर हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? अब ये सब अरिथमेटिक देख-देख के छोड़ देंगे एंड ये वाले क्वेश्चन भाई केसलेट, भाई मैं सच बता रहा हूँ तुम लोग मेहनत करके सीख लो, कुछ नहीं है भाई अगर इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे, या तो वेन डायग्राम की केसलेट आती है, या तो नॉर्मल रेशियो परसेंटेज की केसलेट आती है। और भाई केसलेट करके ही समझ लो आरबीआई ग्रेड बी भी मैंने निकाला था, केसलेट कोई किसी ने नहीं करी होगी, केसलेट बहुत लड्डू आई थी और आती है, मतलब बैंक एग्जाम इतने ही बैंक एग्जाम दिए हैं, केसलेट बहुत आसान आती है और ये भी बहुत आसान है, अगर तुम इसको करके देखोगे तो बहुत आसान, मतलब हो सकता है ये कठिन मैंने करके नहीं देखी है, ठीक है? तो कुल मिला के ये है। अब आते हैं रीज़निंग पर, रीज़निंग में कुछ बताना नहीं है भाई, रीज़निंग में तो आपको पता ही पज़ल से स्टार्ट नहीं करना है। सो यस, दिस इज़ द फाइनल टच। एक कमेंट प्यारा-सा, एक लाइक कर देना, बाकी कुछ डाउट स्टिल रह जाए तो भाई आई विल जो भी कमेंट करेगा एसबीआई पीओ रिलेटेड डाउट कर इस पे कवर कर मतलब प्रीलिम्स रिलेटेड डाउट अपना डिटेल में कमेंट करना, आई विल डेफिनिटली ट्राई टू आंसर। ओके, बाय बाय, पीस।